बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि करोड़ों सार्फिन इस वक्त अपनी जो माहाना आमदनी का एक बड़ा हिस्सा है वो बिजली के बिलों की मद में अदा कर रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा एक आम सारिफ, एक लेमैन जो है मुतासर हो रहा है। अब बिजली की कीमतों के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो मल्टीपल कॉजेज़ हमें नज़र आते हैं। फ्यूल की जो मद में यानी कि जो आलमी कीमत का असर है वो भी हमारी बिजली पर जो सरचार्ज की सूरत में नज़र आता है। साथ साथ हम कैपेसिटी जो चार्जेस हैं उनकी अक्सर बात सुनते हैं, उसका भी असर नज़र आता है। हमारी जो पावर थेफ्ट है यानी चोरी की जाती है बिजली, वो हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस के मसाइल हो गए। सबसे बड़ी जो वजह नज़र आती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हो गई, महंगी तरीन बिजली भी पैदा की जा रही है। ये सब लग कर जो है बिजली के बिल जो है वो एक हैबतनाक सूरत में हमारे सामने आ रहे हैं। और यकीनन एक और बड़ी वजह भी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि IMF के साथ इस बार हम एक लॉन्ग टर्म जो है वो बेल आउट पैकेज पर जा रहे हैं। $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज हमें मिल रहा है। हमने तमाम कंडीशंस जो कि वक्त से पहले थी उसको मीट भी कर लिया है, और ये करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि जो हमारी मईशत है ये नहायत ही कमज़ोर हालत में इस वक्त नज़र आ रही है, और जो मौजूदा हुकूमत है उसका जो एक प्रायोरिटी बेसिस पर यही है कि किसी तरह मईशत को संभाला जाए। गो के मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ साहब ये भी कर सकते थे कि जब PTI की हुकूमत थी तो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उस सियासी जमात ने बिजली जो है वो सस्ती कर दी थी, लेकिन अल्टीमेटली उसी के सारे ये आफ्टर शॉक्स हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मौजूदा हुकूमत को यकीनन इस बात का इदराक भी है कि बहुत सारी चीज़ें हैं हमें करने वाली हैं, और उसका सद्देबाब के लिए वो इक़दाम भी उठा रही है। पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स की सूरत में सोलर जो हमने देखा है उसको या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी मूव ऑन कर रही है। हुकूमत गैर मुल्की IPPs पर बिजली की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए दबाव भी डाल रही है। ये तमाम मेजर्स लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके यकीनन हमें जल्द नतायज नहीं मिलेंगे, कुछ टाइम लगेगा। तो इसी हवाले से बात करेंगे आज हम कि सस्ती बिजली हासिल करने के लिए हुकूमती कोशिशें क्या हैं और क्या इकदाम करने चाहिए। बड़ा ह्यूज पैनल कह लें क्योंकि एक्सपर्टीज़ है दोनों गेस्ट की मेरे, और जो दीगर मेहमान शामिल होंगे। तारुफ करा दूं, हमारे साथ राजा कामरान इकोनॉमिस्ट मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ नून लीग के बड़े ही लीडर, अहम तरीन लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, इश्तियाक बेग साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इश्तियाक बेग साहब, आपकी हुकूमत है तो पहले आपकी इजाज़त से सवाल कर लेती हूँ। सर, हमने देखा था कि 2013 में नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो कौमी जो तवानाई पॉलिसी उसकी मंजूरी दे दी गई थी, बट समहाउ हमें उसके बाद वो चीज़ें उस तरह से नज़र नहीं आई। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को इदराक भी है कि एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़ा है। वो वक्त ज़्यादा मुश्किल था या ये वक्त आप लोग के लिए ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बड़े ही ऐसे फैसले आप लोग ले रहे हैं जिससे आपका वोट बैंक कम हो सकता है। ये मुल्की मुफाद में आप लोग स्टेप्स ले रहे हैं। थैंक यू जी, शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, जब 2013 में मियाँ नवाज शरीफ साहब आए तो मैं कभी वो दिन नहीं भूलूंगा। कराची तशरीफ़ लाए थे प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, और लोड शेडिंग 12-12 और 14-14 घंटे तक शाजिया पहुंच चुकी थी। इंडस्ट्री बंद थी और ये हालात इतने ख़राब थे। और जब वो वहाँ से उठे तो उन्होंने 2 वादे किए कि मैं इंशाल्लाह ये दोनों मसलों को हल करूँगा। और फिर आपने देखा कि कराची का मसले में भी, कराची में भी अमन आया। और फिर आपने ये भी देखा कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को घर भेजा गया तो 12,000 मेगावाट्स जो थे वो सिस्टम में ऐड हुए। तो ये एक, जिसके बाद फिर क्या हुआ कि लोड शेडिंग जो थी उसका खात्मा हुआ, क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट था 12,000 जो थे। और ये वो वक्त था जब कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं था, तो लोगों को लाया गया और उनसे इन्वेस्टमेंट इसकी पावर सेक्टर्स के अंदर कराई गई। प्रॉब्लम हमारी जो इस वक्त आ रही है शाजिया, वो ये आ रही है कि 80s और 90s के अंदर हमारी 60% जो बिजली थी वो हाइडल हुआ करती थी, यानी कि ये जो तरबेला डैम और मंगला डैम और ये थे, यहाँ से आया करती थी, तो उसकी कॉस्ट सबसे कम होती है। और इस वक्त हमारी अदर वे राउंड है, 60% हमारी जो चली गई है वो फ्यूल पे चली गई है। और फ्यूल इस वक्त इतना ज़्यादा महंगा है दुनिया के अंदर, आपको ये हैरानगी होगी कि पाकिस्तान पूरे साल टोटल एक्सपोर्ट्स जो करता है वो कोई 30 अरब की करता है, और जनाब उसमें से 16 बिलियन के करीब हम फ्यूल की मद के अंदर जो हैं वो हम खर्च कर देते हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा हम फ्यूल में खर्च कर देते हैं। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा कोशिश की जा रही है वही की जा रही है कि मुताबिल तरीके निकाले जाएं जिसके अंदर सोलर भी है, जिसके अंदर विंड भी है, जिसके अंदर हाइडल भी है। इस चीज़ से जब हम बनाएंगे तो एवरेज जो हमारा बनेगा वो हमारा कम हो जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले शहबाज शरीफ साहब भी कराची तशरीफ़ लाए थे,
संडे के रोज़ था। और आप यकीन करें कि यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करूँगा कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और वहाँ पे भी उनकी जब एक्सपोर्टर से मुलाकात हुई तो सिर्फ एक ही चीज़ थी, और वो ये चीज़ थी कि सर इंडिया में, बांग्लादेश में, वियतनाम में और सब जगह 7 to 8 सेंट्स जो है पर यूनिट है, हम 18 सेंट्स जो है पर यूनिट हम चार्ज कर रहे हैं, तो कंपेटिटिव तो हम नहीं रहेंगे। हम किस तरह अपनी एक्सपोर्ट, अभी जो कल ही आपने ये सुना होगा कि 60 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट का हम सोच रहे हैं कि हम 60 बिलियन डॉलर जो है उसके ऊपर हम जाएंगे, मगर उसके लिए इस 18 सेंट्स पे हम नहीं जा सकते। बिल्कुल तो उसके लिए हमें दूसरे तरीके जो हैं वो करने पड़ेंगे, और अगर ये हो जाते हैं तो हमारी कैपेसिटी इतनी है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ठीक है राजा कामरान, हम बारहा बात कर चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर। एक तो ये कि 2013 2010 ले लें आप, उस वक्त जो बिजली की नीड थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ इस तरह ही थी, 18,000 या 20,000 मेगावाट। फिर कैपेसिटी भी थी हमारे पास 15,000 मेगावाट की, और कुछ इस तरह था कि 3,000 या 4,000 का शॉर्टफॉल भी था। उसको बढ़ाने के लिए जो हमारी रियासत पाकिस्तान है उसने मुख्तलिफ मुआहदे भी किए, मुख्तलिफ तरीक़ों से बिजली बढ़ाने की बात की गई, लेकिन आपको कहाँ लगता है कि कहाँ बेहतरी आ सकती थी और कहाँ नहीं आ सकी? शादी, आपको अगर एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू करते हैं, देन वी कम टू द कंक्लूजन कि हमारी इस वक्त क्या सूरत हाल है। देखिए इस वक्त जैसे बेग साहब ने फ्यूल चार्जेस को और महंगे ईंधन को बिजली की महंगाई की असल वजह कहा, वो नहीं है। अच्छा, साल 2013 में जब हम थे तो उस वक्त पाकिस्तान में बिजली का शॉर्टफॉल था और हमारे पास मेगावाट्स की कमी थी। इस वक्त हमारे पास जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है तकरीबन 47,000 मेगावाट, और इससे कमो बेश ऊपर नीचे है, जिसमें हाइडल है, एटॉमिक है, थर्मल है, कोल है, गैस है, बगास है, ये तमाम चीजें हैं। अगर पाकिस्तान के एनर्जी मिक्स की बात की जाए तो पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स इस हवाले से बहुत अच्छा है। इसके पास तकरीबन हर किस्म की और बड़ी वाफिर मिकदार में बिजली मौजूद है। सबसे बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तान के पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 47,000 मेगावाट है, मगर हमारे पास जो ट्रांसमिशन की कैपेसिटी है वो हमारे पास 30,000 मेगावाट से ज्यादा नहीं है। और पिछली हुकूमतों ने कोशिश भी नहीं की। जी, पिछली हुकूमतों ने कोशिश नहीं की हमारे। और दूसरी बात यह कि जो हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जो हमारे पास ट्रांसमिशन की गुंजाइश है, उसमें हमारे पास जो ग्रिड्स हैं, ट्रांसमिशन लाइन हैं, वो ऑब्सलीट हैं, पुरानी हैं। हमारे पास सिर्फ एक अभी नई ट्रांसमिशन लाइन है जो प्राइवेट सेक्टर की है, वो मटियारी लाहौर है लाइन। नंबर एक बात तो हमारे पास जो हमने बिजली घर तो बहुत तेजी से लगाए, मगर हमने जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर काम नहीं किया। उसका नुकसान ये है कि खुद अवैस लगारी जो इनकी हुकूमत के वजीर तवानाई है, वो ये कहते हैं कि जो हमारी सस्ती बिजली है वो हम लोड सेंटर से उठा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ट्रांसमिशन की वो कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है कि इस वक्त अगर हम देखें अपने टैरिफ पर, तो अगर हमें बिजली का एक यूनिट 10 रुपए में पैदा कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो है हम जो कैपेसिटी की अदायगी कर रहे हैं वो 17-18 रुपए है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है। देखिए, कैपेसिटी के चार्जेस कभी भी फ्यूल चार्जेस से ज्यादा नहीं हो सकते, ये एक फिलॉसफी है और ये एक इकोनॉमिक का फॉर्मूला है, मगर हमारे पास ऐसा नहीं है। एक मेरे पास अभी इस वक्त डेटा मौजूद, अगर आप कहें तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 2019 में जो कैपेसिटी चार्जेस 3 रुपए थे वो अब 12 रुपए हो गए हैं। एक उसके जो कोल पावर प्लांट है, ठीक है, जो थर पर लगा हुआ है, अगर बाकी ऊपर जाएंगे तो उनके भी कैपेसिटी चार्जेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो कैपेसिटी चार्जेस की फार्मूला है आईपीपीएस का, उसका एक बहुत बड़ा इशू है। एक बात तो यह है कि हमारे पास मिसाल के तौर पे अगर आप अपने घर में एक जनरेटर लें, उसको इस्तेमाल करें ना करें, उसका किराया देना है, तो कैपेसिटी चार्जेस हैं कि जो हम जनरेटर का किराया दे रहे हैं, मगर उस कैपेसिटी चार्जेस में हमने जो बिल्ट इन किया हुआ है टैरिफ में, वो बड़ी खतरनाक चीजें हैं। नंबर 1 कि अमेरिकन सीपीआई इन्फ्लेशन जो है हमारी कैपेसिटी चार्जेस का हिस्सा है, फिर हमारा लोकल सीपीआई इन्फ्लेशन उस कैपेसिटी चार्जेस का हिस्सा है, हमारा जो है जो शरह सूद है, बुनियादी शरह सूद है, वो उस कैपेसिटी चार्जेस का हिस्सा है, फिर अमेरिकन जो शरह सूद है और लाइबोर है वो उस कैपेसिटी चार्जेस का हिस्सा है। वो हमने जिस वक्त बनाए थे, ये फॉर्मूला बनाया था, नवाज शरीफ साहब ने जो 1998 में पॉलिसी दी थी उसमें ये सारी इंडेक्सेशन खत्म कर दी थी। उसके बाद फिर मुशर्रफ दौर में दोबारा हमने इस इंडेक्सेशन को लेकर आए, जिसकी वजह से इस वक्त हम मसाइल का हिस्सा है। और दूसरी बात ये है, देखिए इस वक्त महीना हर महीने
जो सबसे ज्यादा सार्फिन तक कम्युनिकेशन करते हैं इदारे वो यूटिलिटी हैं बिजली की। बिल्कुल ऐसे ही। वो हर 80 लाख सार्फिन को ठीक है। जो है बिलों की ठीक है। तरसील उनके घरों पर करते हैं, दफातर में करते हैं, फैक्ट्रियों में करते हैं। ठीक है। और वो हमने जो है अपना चले आप इसको आगे ठीक है। continue मेरे कर साथ लेंगे। इस वक्त मारूफ बिजनेसमैन और माहिर मुआशियात आरिफ हबीब साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब वक्त निकालने के लिए। यकीनन आप टॉपिक तो समझ ही गए होंगे। अब बात वही है कि इस वक्त जो बिजली का बहरान एक है, यानी कि कीमतों के हवाले से बात कर रही हूँ मैं, और एनर्जी क्राइसिस तो हमें है ही, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि जो 1994, 2002 और जो जितनी भी पुरानी पॉलिसीज थी उनके तहत लगाए हुए मुख्तलिफ प्लांट्स हैं, उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है, उनके साथ मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है। ये जो मुख्तलिफ हमें बिलों की मद में जो टैक्स लग के आ रहे हैं उनका मदावा कैसे करे हुकूमत, बिजली के नरखों को कम किस तरह किया जाए? आई थिंक उनको जो कम करने का, देखें एक तरीका तो ये है कि जो हमारा एवरेज रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है वो 35 रुपीज 50 पैसा पर यूनिट है। उसमें हम कोई अबाउट 34% जो सारिफीन है उसको हम 35 रुपए से कम पे बिजली दे रहे हैं, जिसको हम प्रोटेक्टेड सारिफीन कहते हैं या आम आवाम जो है वो कहते हैं। फिर उसमें जो 40% के जो यूजर्स हैं वो उनका बोझ उठाते हैं, जो 35.5 रुपए पर यूनिट से ज्यादा उनको देना पड़ता है, और वो क्रॉस सब्सिडी जिसको हम कहते हैं। और इंडस्ट्री को ज़ाहिर है वो 35.5 रुपए के लगभग ही जो है वो अवेलेबल है। तो इसमें एक तरीका तो ये हो सकता है कि ये जो सब्सिडी है, क्रॉस सब्सिडी, इसको हुकूमत जो है वो खत्म कर दे इस अकाउंट से। और अगर कोई सब्सिडी उनको देनी है बाकी सारिफीन को, क्योंकि उनका मतलब ये है कि उनको ये सपोर्ट जो है की नीड है, तो वो उसको अलग से बजट कर लिया करे। वो अगर बजट कर लेंगे तो फिर ये इस खाते से जो है वो जो है वो उनको क्रॉस सब्सिडी नहीं करनी पड़ेगी। क्रॉस सब्सिडी नहीं करनी पड़ेगी तो ये जो 35 रुपए से ऊपर वाले जो जिनको बिल्स आते हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो ताकि तमाम लोगों को फिर ये है कि यहाँ से सारा सब्सिडी गवर्नमेंट को जो देनी है तो वो अलग से बजट करके दें। एक तो तरीका ये है। ठीक है। दूसरा जो है वो कम करने का तरीका ये है कॉस्ट का, कि हम इसकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन को बढ़ाएं। बिल्कुल सही। ये जो एक्चुअली अक्सर जो है वो 2015-16 में जो है वो इकोनॉमिक हालात अच्छे थे, तो उन हालात को अच्छे हालात को प्रोजेक्ट करते हुए आगे जो है वो ये प्रोजेक्ट किया गया था कि हमारे यहाँ डिमांड जो है वो बढ़ जाएंगी एक सर्टेन परसेंटेज से, उस पर जो है वो एक ग्रोथ रेट लगाया करते थे। तो अनफॉर्चुनेटली इन पीरियड के अंदर जो है वो कुछ हालात इकोनॉमी के अच्छे नहीं रहे और वो डिमांड बढ़ी नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में। फॉर एग्जांपल हमने सीमेंट में एक्सपेंशन किया, हमने स्टील में एक्सपेंशन किया, तो उस वक्त ये समझ के हमने एक्सपेंशन की थी कि उस वक्त की जो डिमांड है और उसमें ये ग्रोथ आएगी, तो ये 5-6-7 साल के अंदर इसकी डिमांड डेढ़ी हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी डिमांड वहीं के वहीं है। सर लेकिन इसमें एक मैटर ये भी आ रहा है ना कि इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ नहीं पा रही है, ये भी एक वजह बढ़ रही है। तो वो बिल्कुल वजह है जिसकी वजह से हम सरप्लस जो है वो हमारे पास पावर हो गया है, और उसकी वजह से हमको कैपेसिटी पेमेंट्स जो है वो ज्यादा देनी पड़ रही खपत से। तो वो फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी को अगर इस वक्त जो है उसका जो फ्यूल कॉस्ट है वो करीब 11 रुपए है, तो आप बाकी दूसरे कैपेसिटी पेमेंट्स हैं बाकी कोई अबाउट 20-22 रुपए, तो वो अगर ये कहें कि इंडस्ट्री को या जो भी बड़ा यूजर है वो इंक्रीमेंटल अगर बिजली इस्तेमाल करेगा अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ये तो उसको जो है वो कम रेट पर जो है वो बिजली मिलेगी। फिर भी हुकूमत जो है वो नेट बेसिस पर बेनिफिट पे होगी, क्योंकि वो जिसका कि वो पैसे दे रहे हैं और उनको 0 पैसे मिल रहे हैं, तो वो 11 रुपए तो सिर्फ उसके फ्यूल पे खर्च कर रहे होंगे। तो एनीथिंग बिटवीन 11 रुपए और 35 रुपए अगर वो बिजली का रेट रखते हैं इंक्रीमेंटल यूजर्स के लिए, तो फिर ये है कि उसमें कुछ ये लॉसेस में
कमी जो है वो हो सकती है। तीसरा जो एरिया है वो है कि हम जो लोन्स हैं, जो लॉन्ग टर्म लोन्स, इसमें जो लॉन्ग टर्म लोन्स की रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट भी टैरिफ में इनबिल्ट है और उसमें उनका सूद भी इनबिल्ट है। तो उसका जो टेनोर है, क्योंकि ये जो आईपीपी एग्रीमेंट होता है ये 25 साल का होता है और ये जो लॉन्ग टर्म लोन है ये 7 साल से 10 साल का होता है। तो वो 7 से 10 साल में वो पैसे जो वापस करने होते हैं लोन, उसका भी चार्ज जो है वो इसमें शामिल होता है। अगर उसको भी 20 साल का टेन्योर करवा दें, एक्सटेंड करवा दें, तो उससे जो है वो पर यूनिट कॉस्ट में जो है कमी आ सकती है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन एरियाज को जो है ये किया जा सकता है। वो जहां तक के जो अग्रीमेंट्स हैं, आईपीपी एग्रीमेंट, मुझे लगता है कि ये जरा पॉसिबल नहीं होगा कि हम उसको जो है करें रिवाइज। उसमें चूंकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी हैं, लोकल इन्वेस्टर्स भी हैं, और उसमें चलिए लोकल इन्वेस्टर्स तो 80% है ना, लेकिन जो 20% आपके जैसे चीन हो गया, अभी हमने वजीर तवानाई साहब की स्टेटमेंट भी सुनी थी कि वो बात भी करेंगे कि जो पाकिस्तान में चीनी प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनीज हैं, उससे जो हम कोल जो इंपोर्ट करके मंगा रहे हैं, हम अपने थर वाले कोयले को इस्तेमाल करें, उससे भी बड़ी लागत कम होगी और ये बिजली के बिलों में जो है वो टैक्स भी कम हो जाएगा उससे। जी हाँ, तो उसमें और ये एक्चुअली जो जितने ये आईपीपी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मोर देन 50% जो है वो गवर्नमेंट ओन है, और फिर लेस देन 50% जो है वो प्राइवेट पार्टीज हैं, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, चाइना से भी हैं, जापान से भी हैं, यूके से भी हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज से है। तो उनको आई थिंक वो एक सॉवरेन अग्रीमेंट्स हैं, और अगर खुदा न ख्वास्ता उसमें कोई ऐसी बात हुई तो फिर पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा हो जाएगा। जैसे हम वो ज़ाहिर वो नहीं चाहेंगे, हम मार्केट में जो है अगर हम कोई ऐसी सिचुएशन करते हैं तो हमारे मार्केट में और फिर प्रीमियम बढ़ जाएंगे, हमारी रेटिंग्स गिर जाएंगी। तो उस किस्म का जो है वो हम एक्सट्रीम एक्शन जो है वो कर नहीं सकते। कैपेसिटी चार्जेस कम करने के लिए हुकूमत को ऐसे प्लांट्स भी जो कि ऑपरेशनल नहीं है उनको भी बंद कर दिया जाए, इससे भी फर्क पड़ेगा। जी, उनको भी किया जाए। और देखिए इसमें जो इन्वेस्टर है ना, जो इक्विटी होल्डर है, जिसके बारे में वो यानी कहा जाता है कि वो 40 खानदान है, ठीक, एक्चुअली उनका यूनिट में जो है वो सिर्फ 3 रुपए 62 पैसे, 3 रुपए 62 पैसे यूनिट से उनको जाता है। बाकी सारे जो है वो खर्चे पास थ्रू है। तो वो उनको यानी अगर वो करें तो आप अगर उनको 0 भी कर देंगे रिटर्न, तब भी आपको सिर्फ 3 रुपए 62 पैसे का फर्क पड़ेगा, और उसका आपको एज ए होल कंट्री पे जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, आपने वक्त निकाला। इस तरह सब डिस्कशन आपने की, सुनी, और बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की हैं, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। लेकिन मुझे साथ साथ ये भी बताइएगा कि हमारे यहाँ जो है ना एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल टर्मोइल हमने भी देखा था, जिसकी वजह से जो है वो बिजनेस क्लाइमेट नहीं हो सका, इंडस्ट्रीज़ नहीं लग सकी और FDI नहीं आ सकी मुल्क में। उस तरह से हमने देखा था कि एक्सपेंशन नहीं हो सकी, जिसकी वजह से GDP भी स्लो हुई है और हमारी जो तवानाई की जो वो कहते हैं ना कि नीड, वो भी पूरी नहीं हो सकी। यकीनन इस तमाम ये जो वो कहते हैं ना कि ABCD पॉइंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जो रिफॉर्म्स की बातें कर रहे हैं और लाना भी चाह रहे हैं, ज़रूरी भी है, ये तमाम चीज़ों को वो एड्रेस कर रहे हैं। जी हाँ सर, देखिए एक तो बड़ी अच्छी बात की है आरिफ हबीब साहब ने, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ और बड़ा उन्होंने जामा बात की है। देखिए हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं, आजकल हर जगह से ये आ रही है कि IPPs को जो है ख़त्म कर दिए जाए, मुआवजे ये कर दिया जाए। आपको याद होगा रेकोटेक जो था वो जनाब आर्मी अदालत में चला गया था, पाकिस्तान पे 7 से 8 बिलियन डॉलर जो है फ़ाइन हो गया था। तो ये तमाम सॉवरन गारंटीज जो होती हैं, ये ऐसा नहीं है कि जब आपकी मर्ज़ी है आप इससे निकल जाएं। मगर एक अच्छी चीज़ देखिए पॉजिटिव ये हो रही है, इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हुकूमत का वफ्द जो है इस वक्त चाइना में मौजूद है, और चाइना के गवर्नमेंट से भी और चाइना के एग्जाम बैंक जो है उनसे भी बातचीत की जा रही है, जिसमें उनको जैसे आरिफ हबीब साहब ने कहा था कि अगर हमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिल जाती है, यानी कि पीरियड जो है वो बढ़ा देते हैं और इंटरेस्ट रेट कुछ थोड़ा सा कम कर देते हैं। अगर ये 2 चीज़ें हो जाती हैं तो 2 से 3 रुपीज़ का हमारा, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह, हालांकि ये चाइना गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें तो चाइना के प्राइवेट बैंक इन्वॉल्व हैं जी।
मगर उनको जो अंडर राइट किया है वो एग्जाम बैंक ने किया, जिसका ताल्लुक जो है वो हुकूमत से है। तो ये मुझे पूरी उम्मीद है, अगर आप देखते हैं कि ये गुड न्यूज़ के साथ वहाँ से आते हैं तो 2 से 3 रुपए का हमारा फ़र्क पड़ जाएगा। अब आरिफ हबीब साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जी देखिए इस वक्त हमारे पास सरप्लस है। सरप्लस इस वजह से है कि हम ये सोचते हैं कि जी इतनी महंगी बिजली मैं तो फैक्ट्री में अपनी यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि वायबल नहीं है। मार्केट के अंदर, रीजन के अंदर जो प्राइस है उससे आउट है, तो मैं अगर कोई चीज़ बनाऊंगा तो मैं किस तरह एक्सपोर्ट करूंगा। दूसरी एक जो प्रॉब्लम हमारे साथ आई, जो हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, वो ये है कि 22% इंटरेस्ट रेट आपका चल रहा है। जी। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी इस वक्त मैं एक फैक्ट्री लगाऊं और 22% अगर मेरे पास कुछ पैसे हैं तो उसको मैं बैंक में रखता हूँ तो मुझे 22% कुछ कम तो हुआ है, वहाँ से मिल 20.5 जाएगा। interest एक आध rate। परसेंट कम हुआ है, फिर भी 20 लगा लें, 19 लगा लें, 18, 19, 20% ही बहुत बड़ी चीज होती है। पाकिस्तान ने जिस वक्त सबसे हाईएस्ट जीडीपी अचीव की थी 8% पे एक बार चले गए थे, वो जब की थी जब हमारा इंटरेस्ट रेट 4-5 कुछ फीसद था एक वक्त के अंदर। मगर ये फार्मूला है कि किस तरह हम इन्फ्लेशन को नीचे लेके आए, तो हम इंटरेस्ट रेट को देखिए, हमने अपनी इकोनॉमी को इस वक्त स्लो डाउन किया हुआ है। स्लो डाउन किस तरह किया हुआ है हमने कि अपनी इंपोर्ट्स को हमने कम कर दिए हैं। अगर हम अपनी इंपोर्ट्स को हम फास्ट गियर में लेके जाते हैं अपनी इकोनॉमी को, सबसे पहले तो हमें अपनी इंपोर्ट खोलनी पड़ेगी और हमें अपना रॉ मटेरियल भी मंगाना पड़ेगा, हमें हर चीज मंगानी पड़ेगी। जब वो करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा इंपोर्ट बिल जो है शाजिया वो इतना बढ़ जाएगा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इमरान खान साहब की हुकूमत में क्या हुआ था आपको पता है? अगर आप मुझसे एक लफ्ज़ में पूछेंगे कि सबसे पॉजिटिव चीज़ हुकूमत की मईशत में क्या हुई है, कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था जो 20-20, 25-25 बिलियन डॉलर पे चला गया था, वो इस बार हमारा पूरे साल का करंट अकाउंट जो आया है वो कितना आया है जनाब? $500 बिलियन शायद हमारा आया है। तो कहने का मकसद ये, जिससे हमें बड़ी स्पेस मिली है। अगर हम उसको इंपोर्ट को फिर खोल देंगे कि हम अपनी जीडीपी बढ़ाएं, तो उसमें तो थोड़ा सा अब इसके अंदर ये है कि हम लोगों के साथ बैठें, आईपीपीस के साथ, और उनके साथ अगर हम बातचीत करते हैं तो आई एम श्योर कि इसके जो प्राइसेस के अंदर फर्क आएगा। एग्रीमेंट हमारा है, लेकिन कहाँ हमें स्पेस मिल सकता है? एज एन इकोनॉमिस्ट आप बताएं कि हुकूमत अगर एग्रीमेंट को रिव्यू करती है या कुछ से मुज़ाकरात करती है तो क्या सजेशंस आपके नज़र में? देखिए, एक तो बेग साहब आई डोंट नो ये नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट्स पर अब पाबंदियां ऐसी नहीं है जैसे पहले थी। ठीक है, अब तमाम तकरीबन इंडस्ट्रीज की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। आपने गंदम का क्राइसिस भी इंपोर्ट करके किया है। अगर इंपोर्ट पर पाबंदी हो तो फिर एक ह्यू एंड क्राई मार्केट में नजर आता है, जिस वक्त नजर नहीं आ रहा, किसी चीज़ की शॉर्टेज जिस वक्त नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि आपने बात की आईपीपी से। देखिए, हमें अपनी जो कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज करना है, और उसके लिए हमें अपनी जो बिजली की कीमत है उसको कम करना पड़ेगा। अभी मेरे पास डेटा आया है, अगर आप कहें तो मैं शेयर करता हूँ। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे पास लोग जो हैं जॉब मार्केट में हर साल नए आ रहे हैं। यूरोप और जापान के मुखालिफ हम ग्रोइंग हैं, हमारे पास एक ग्रोथ है पॉपुलेशन में, मगर हमारे पास ग्रोथ नहीं है एनर्जी की जो खपत है उसमें। गुज़िश्ता साल 9% हमने कम पर एंड किया है, और यह मुसलसल हर साल कमी होती नजर आ रही है, क्योंकि बिजली इस कदर महंगी हो गई है कि अब वो अफोर्डेबल नहीं है, और अफोर्डेबल ना होने की वजह से लोग जो हैं बिजली के इस्तेमाल को कम कर रहे हैं। अच्छा, बिजली के साथ साथ एक जो है हमने लोगों पर बहुत ज्यादा उसका साइकोलॉजिकल प्रेशर भी डाला हुआ है। अब अगर एक फाइल होती है कि जी हमें फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट करनी है, जब फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट होते हैं तो फाइल होती है, उस वक्त एक खबर आती है, जब हेयरिंग होती है उस वक्त खबर आती है, जब वो नोटिफाई करते हैं नेपरा तो उसकी खबर आती है। अब जब पेट्रोलियम में है, डायरेक्टली हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम प्राइस चेंज होती है, लोगों को पता है। वो लोगों को हम बहुत ज्यादा जो है बिजली 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 करके भी नफसियाती भी कर रहे हैं। मगर एक बात यह है, और ये हकीकत है, कि इस वक्त बिजली बहुत महंगी नहीं है। सर, बहुत बिल आ रहे हैं, आप ये देखें ना कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब आप उसमें ना बिल में देखें तो सही है क्या। बिल में जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो ओवरऑल बिल का कोई 80% है, 20% आपके पास टैक्सेस हैं। अब आपने कितने टैक्सेस लगाए हुए हैं एक बिल के ऊपर? मैंने जब बात कर रहा था, और वो जब बात आप आरिफ साहब के पास चली गई, पाकिस्तान में 80 लाख कंज्यूमर हैं। अगर कमर्शियल और जो घरेलू सार्फिन हैं उनकी तब बात की जाए
तो पाकिस्तान में 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तादाद 60% है। ठीक है, अगर हमारा बिजली का पर कैपिटा यूजेज लगाया जाए तो हम सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज से और अफ्रीकन कंट्रीज से बहुत स्लाइटली ऊपर है। हमारे पड़ोस में भारत है, वो हमसे 3 गुना ज्यादा बिजली पर कैपिटा यूज करता है, जबकि उसकी एक बड़ी आबादी, हमारी अगर 25% है तो उसकी भी इससे ज्यादा कुछ आबादी जो है ऑफ ग्रिड है। मगर उसके बावजूद उनके पास पर कैपिटा यूजेज ऑफ द पावर बहुत ज्यादा है। अगर हम पर कैपिटा यूजेज ऑफ पावर नहीं बढ़ाएंगे, हमारे पास ग्रोथ जो है वो नहीं आएगी। इसका मतलब सबसे बड़ा इशू ये है कि हमने जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो प्लानिंग थी 2013 के बाद हुकूमत की, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की, उस प्लानिंग पर हमने अमल दरामद नहीं किया। हमारे पास ये था कि हम पहले पावर क्राइसिस को अवॉइड करेंगे, हमारे पास जो है एसओजीज बनेंगे जहां पर चाइना की इंडस्ट्री रिलोकेट होगी। देखिए चाइना बड़ा क्लियर है, वो कह रहा है कि हम हाई ग्रोथ रेट से हाई टेक ग्रोथ रेट की तरफ जाना चाहते हैं। वहां पे बहुत सी लाइट इंजीनियरिंग की इंडस्ट्रीज हैं जो अब उसके पास वाइबल नहीं है, वो उसको नहीं अफोर्ड कर सकते अफोर्ड, तो उन्होंने रिलोकेट करना है। फार ईस्ट के लिए उन्होंने रिलोकेट कर दी है अपनी इंडस्ट्री वियतनाम में और उसमें दीगर मुल्कों में। और पाकिस्तान जो है उसमें उसने अपनी सीपेक के जरिए इंडस्ट्री को रिलोकेट करना था, और ये जो है अफ्रीका और यूरोप के लिए मार्केट जो थी उसको कैप्चर करना था। अफ्रीका इस वक्त जो है कॉन्फ्लिक्ट जोन से निकल चुका है, जो 90 के दहाई में कॉन्फ्लिक्ट थे। अब अफ्रीका इज अ ग्रोइंग कॉन्टिनेंट, और 2050 के बाद जो है अफ्रीका को कहा जा रहा है कि लोग वहां नौकरियां करने जाएंगे। एथियोपिया आप देख लें, आप रवांडा देख लें, आप बाकी मुल्क देख लें, जहां पर हम समझते थे कि वहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, वो है, मिसमैनेज है, वो है, मगर वहां पे ग्रोथ बहुत तेजी से आ रही है। वहां पे जो है जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इंटरनल जो खाना जंगियां थी वो खत्म हो गई हैं, इंटरनल जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो खत्म हो गए अफ्रीका में बहुत हद तक। अब अफ्रीका में पुरसुकून है और वहां पे बहुत तेजी से ग्रोथ आ रही है, और उसकी डिमांड जो है वो पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर पूरी कर सकता है। मगर हमने ऐसा नहीं किया, और हमारे पास जो वो जोन 5 जोन बनने थे, वो 5 जोन अभी कागजात पर रह गए, हमारे पास ग्राउंड पर कुछ नहीं है। उसके लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम खुद वो जोन बनाने के बजाय, चाइना ने ऐसे जोन अफ्रीका में और दीगर मुल्कों में बनाए हैं, हमें G2G के जरिए चाइना को ये जोन डेवलप करने की इजाजत देनी चाहिए, ताकि चाइनीज अपनी एक्सपर्टीज के साथ, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे मुल्क में इंडस्ट्रियल जोन बनाए हैं, तो उन एक्सपर्टीज को चाइनीज लेकर आए और यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन बनाएं, और इंडस्ट्रियल जोन के साथ जो है हम तरक्की की तरफ जाएं। इन इंडस्ट्रियल जोन के साथ हम एक बड़े जो हैं 4-5 शहर आबाद करें, जहां पे हम अपनी लेबर और एग्जीक्यूटिव को रख सके। देखिए हमने गुज़िश्ता कई साल से इस्लामाबाद के बाद कोई नया शहर आबाद नहीं किया है, हम अब एग्जिस्टिंग शहरों पर हमारा लोड बढ़ता चला जा रहा है, तो हमें उसको चेंज करना होगा। और हमारे पास देखिए दुनिया में अब जो आबादी की डायनेमिक्स है वो चेंज हो गई है। दुनिया में पहले जो थे, जब मॉडर्न शिपिंग नहीं थी, तो लैंड लॉक सिटीज बहुत ज्यादा जो थी वो फ्लरिश करती थी। दिल्ली था, समरकंद था, बुखारा था, इसी तरह चीन के। अब जो है 80-60% आबादी दुनिया की साहिल से 80 मील के दरमियान रहती है। तो हमारे पास जो कराची के अलावा है, अगर हम बलूचिस्तान की साहिल की तरफ चले जाएं, तो हमारे पास बिल्कुल बैरिंग लैंड पड़ी है, वहां पे हमें नए शहर आबाद करने चाहिए। और सॉरी, बात बड़ी दूर तक निकल गई। हम बिजली की तरफ आते हैं, हमें बिजली की खपत को बढ़ाना है, जो आरिफ साहब कह रहे थे, और उसको हम बढ़ाकर ही अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। उससे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। इस्ताक साहब, बिजली की खपत यानी बिजली तो पैदा हो जाएगी, वो जो पहले बात की थी वो रह गई थी बात कि ये जो ट्रांसमिशन का मसला है उसका जाल नहीं बिछा हुआ है। अब हमारे पास तार भी होगी, पाकिस्तान में खंबे भी होंगे, असल मसला क्या है कि ट्रांसमिशन का जाल नहीं बिछाया जा रहा है? जी हाँ शासी, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक चीज़ क्लियर कर दूं अपने भाई को। मैंने अपने जवाब में ये नहीं कहा था कि हुकूमत ने कोई पाबंदी लगा रखी है इम्पोर्ट पे। जब आप अपनी जीडीपी का टारगेट ऊपर लेके आते हैं, 6% और 7% जीडीपी रखते हैं, तो डेफिनेटली आपकी इम्पोर्ट्स के करस्पॉन्ड करती हैं और बढ़ जाती हैं बहुत ज़्यादा। जो पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपोर्ट जो है, इसलिए हम क्या करते हैं कि ज़्यादा टैक्सेस भी लगा देते हैं, ताकि हमारी इंपोर्ट, इस वक्त गाड़ियों पे आपने देखा है कि कितनी बड़ी, टेलीफोन्स के ऊपर आपने देखा है, ये तमाम चीज़ें आपकी इंपोर्ट को हैम्पर करती हैं। दूसरी बात ये हो रही है कि जी देखिए, चाइना का इस वक्त जो लेबर है वो हमसे 3 गुना ज़्यादा महंगा है।
चाइना का नाइटमेयर इस वक्त यह है कि किसी तरह वो अपनी इंडस्ट्री को किसी ऐसी जगह शिफ्ट करे जहाँ पे लेबर सस्ता हो। हमारी पाकिस्तान के साथ जहाँ ये डिसएडवांटेज है कि हमारी एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा है, दूसरी तरफ हमारी जो लेबर कॉस्ट है वो दुनिया के अंदर बहुत नीचे है इस वक्त चाइना के मुकाबले में। मगर चाइना जब लोकेट करेगा, जब हमारा गवादर का जो पोर्ट है, अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने क्या किया कि सी पैक को डिले कर दिया। बल्कि ना सिर्फ डिले किया, मैं कभी नहीं भूलूंगा उनके एक मिनिस्टर ने यह बयान दिया था कि जी हम रिव्यू करेंगे कि क्या सी पैक पाकिस्तान के फेवर में है कि ये नहीं है इसके अंदर। उसकी वजह से वो डिले हो गया। तो गवादर जो है, पोर्ट जो है, वो ये पूरा सी पैक का दिल है, क्योंकि जो भी चीज़ें यहाँ पे लोकेट होंगी, उनकी इंडस्ट्री जो भी चीज़ यहाँ पे बनेगी, उसके बाद वो गवादर पोर्ट के थ्रू जो है उसको यूरोप और दूसरी जगह पे दिया जाएगा। जहाँ तक अफ्रीका का ताल्लुक है, अफ्रीका को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा ताल्लुक है, मेरा साल में 3 बार वहाँ पे आना रहता है। मोरक्को का मैं ऑनरी कौंसल जनरल भी हूँ। हमें नए मार्केट्स और नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो तलाश करने पड़ेंगे। हमारा इस वक्त 60 to 70% इन्हिसार जो है यूरोप और अमेरिका पे है। तो जब हम 1.5 बिलियन की आबादी का ये जो खित्ता है अफ्रीका की तरफ हम देखेंगे तो इंशाल्लाह हमें एक नई मार्केट मिलेगी। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर तवानाई उमर PIT डॉक्टर आफिया मलिक। बहुत शुक्रिया आफिया साहिबा। यकीनन गुफ्तगू से आपको नजर आ गया होगा कि हम बिजली की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं और जो बिजली की पैदावार है और जो इश्यूज हैं उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि बिजली के बहरान को किस तरह कंट्रोल में लिया जाता है एज एन एक्सपर्ट, और बिजली के निर्खों में हुकूमत कैसे कमी ला सकती है? हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। सबसे बड़ी पहली बात ये कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि बिजली के निर्ख बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और इसमें बहुत बड़ी वजह ये कि हमारी जो कैपेसिटी है ना वो हमारी डिमांड से बहुत ज़्यादा है। और जब कैपेसिटी जो हमारी डिमांड से ज़्यादा है, हम उसको सही तरह से पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे, लेकिन हमें उस पर कैपेसिटी पेमेंट्स अदा करनी है। तो जब हम उसकी वजह से क्या है कि हम वो बिजली इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, लेकिन हमें वो पेमेंट तो करनी है, जो हमारा सारा असर आता है हमारे बिजली के निर्खों पे, और वो बढ़ जाते हैं। और इसका सबसे आसान हल ये है कि हमें अपनी जो बिजली की जो है ना यूटिलाइजेशन, उसको बढ़ाना है। बिल्कुल। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसमें सबसे पहली चीज ये है कि हमें देखना है कि हम अपना जो बिजली के निर्खों का जो स्ट्रक्चर है या जो डिजाइन है उसको किस तरह से मुरतब करें कि उसकी जो डिमांड है ना उसको इंक्रीज किया जा सके। और साथ ही साथ एक और बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि अब तक हमने जो है ना बिजली की हम मार्केट डेवलप नहीं कर सके। बहुत अरसे से हम बात कर रहे हैं CTBCM के बारे में, लेकिन अब तक हमने उसको जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो जब तक हम कंपेटिटिव मार्केट डेवलप नहीं करेंगे, वहां पे कंपटीशन नहीं होगा, बिजली के निर्ख कम नहीं होंगे, और हमें जो है ना अपनी डिमांड को इंक्रीज करना है, अपने जो कंज्यूमर बेस है उसको बढ़ाना है। और कंज्यूमर बेस भी ऐसी बढ़ानी है कि जो प्रोडक्टिव जो है ना कंज्यूमर हो हमारा, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में भी जो है उसमें कंट्रीब्यूशन हो सके, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी उसकी कंट्रीब्यूशन हो सके। जी ठीक है। तो आफिया, अभी हम बात कर रहे हैं कि सस्ती बिजली, आपने बताया कि हम उस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं कि किस तरह पैदा की जाए, और दूसरा जो रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसमें आप बेहतर ऑप्शंस कैसे समझती हैं? क्योंकि ईंधन की प्राइस एक मसला है जो मुल्क की बिजली की जो मजमूई लागत उसमें इजाफा कर रहा है, तो कौन से रिन्यूएबल एनर्जी के हमें जाना चाहिए? देखिए, अभी मैंने आपको जैसे पहले कहा कि फिलहाल तो हमें रिन्यूएबल अगर जाना भी है ना तो वो हमें जाना है रूफटॉप सोलर की तरफ। ठीक है। हमें अपना जो ग्रिड कनेक्टेड या लार्ज IPPs, जो सोलर IPPs या विंड IPPs, उसकी तरफ नहीं जाना, क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। तो अगर हमने अपने रिन्यूएबल की जो शेयर है उसको इंक्रीज करना है, तो उसको हमने इंक्रीज करना है थ्रू जो हमारे सोलर जो है ना जिसको बोलते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, या जो रूफटॉप सोलर हो गया, कि हम जब या नेट मीटरिंग के थ्रू या स्टोर जो है बैटरी के थ्रू हम उसकी तरफ जाए फिलहाल, जब तक कि हमारी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो हमारी ग्रिड के साथ कनेक्टेड है वो हम उसको पूरी तरह से, वो हमारी यानी डिमांड इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि हम उस कैपेसिटी को इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर हम बड़े प्लांट्स की तरफ जाएं। लेकिन अभी हम बड़े रिन्यूएबल प्लांट्स की तरफ हमें उस वक्त तक जा नहीं सकते जब तक हमारी जो एग्जिस्टिंग है प्लांट जो हमने लगाए हुए हैं उनके यहाँ जब तक हमारे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होते, हमारे पास गुंजाइश नहीं है मजीद बड़े रिन्यूएबल पावर प्लांट्स लगाने की। तो अगर हमें रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए तो हमारे पास वाहिद ऑप्शन बचती है कि हम
जो है वो छोटे ठीक है, प्लांट चले। जी। बहुत शुक्रिया आपका। कामरान, क्या हुकूमत के हाथ बंधे हुए हैं ये जितने कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं आईपीपीज के साथ या और दीगर जो प्राइवेट सेक्टर्स के साथ जो किए हैं, कि हुकूमत ऑल्टरनेट पे नहीं जा सकती? देखिए, अब अभी जो बात की ना कि ये हुकूमत के हाथ बंधे हुए, जी आपने जब सॉवरेन गारंटी दी है कि जी आप बिजली के प्लांट्स लगाएं और हम सारी बिजली खरीदेंगे और हम आपको अदायगी को यकीनी बनाएंगे, तो अभी जैसे ये माहिर तवानाई है, कह रही थी कि हमें कॉम्पिटेटिव बिडिंग और सिटी बीसीएम पर जाना है, मगर अभी देखिए कि हमारे पास जो मुआहदे हैं ना वो 2055 तक के हैं। सो अभी हम इन अगर मुआहदों से निकलना भी शुरू करेंगे तो हमें टाइम लगेगा। अभी जो रूफ टॉप सोलर की बात की है, देखें इस वक्त अगर आप डीएचए और वो जो यानी पोश इलाके हैं जहाँ पे साहिब सरवत अफराद रहते हैं, वहाँ पे छतों के ऊपर आपको एक नई चीज शुरू हो गई है और वो मशरूमिंग है इसकी रूफ टॉप सोलर की। अब हमारे पास असल मसला ये आ रहा है, अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे पास 9% जो है बिजली की तलब में कमी हुई है। अब अगर आप कराची की डिमांड और सप्लाई का देखें तो कराची में इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो रात में और दिन में जो बिजली की डिमांड है, रात में ज्यादा होती है क्योंकि सूरज नहीं होता, और जो दिन है उसमें बिजली की डिमांड कम होती है क्योंकि लोग रूफटॉप सोलर पर, रात में हमें उस तरह नहीं मिलता। जी नहीं मिलता, तो हमारे पास एक मिसमैच पैदा हो रहा है और बहुत अच्छा कस्टमर जो है जिनकी पास अदायगी की सलाहियत थी वो सोलर पर मुंतकिल हो गया है, जिसने बैटरीज लगा ली हैं उसको रात को भी जरूरत नहीं है ग्रिड। तो हमने अपनी इस पॉलिसी के जरिए, बिजली को महंगा करने की पॉलिसी के जरिए, अपना जो अच्छा कस्टमर था उसको ऑफ ग्रिड कर दिया है। उसके ऑफ ग्रिड होने से हमें जो नुकसान हो रहा है, हम एक स्पाइरल इंपैक्ट में आ गए। हम जितनी बिजली महंगी करेंगे आप देख रहे हैं कि हमारा सर्कुलर डेट कम नहीं हो रहा, सर्कुलर डेट बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि बिजली को महंगा कर देना सर्कुलर डेट का हल नहीं है। दूसरी अहम बात यह कि आप जो बिल कह रही हैं वो बात रह गई थी कि बिलों में जो आपने टैक्सेशन इतनी हैवी की हुई है, भाई एफबीआर को और जो एसबीआर है बाकी इदारों को जाए वो खुद अपनी टैक्स कलेक्ट करें ना, यानी कि इलेक्ट्रिक को, हेस्को को, पेस्को को, पेप्को को क्यों अपना टैक्स कलेक्शन एजेंट बनाया हुआ है? देखिए अभी वो बिलों के हवाले से वो पहले ही प्रेशर में है, मजीद आप इन पर टैक्सेशन लाद देते हैं, अपनी टैक्स कलेक्शन मशीनरी उनको बना देते हैं, उससे लोगों को और मसाइल हो जाते हैं। अब अगर कोई भी बंदा है उसका 25,000 से ऊपर बिल आएगा, उससे इनकम टैक्स आप कलेक्ट करेंगे। देखिए आप बिजली के बिलों के जरिए इनकम टैक्स कलेक्शन और टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकते। अगर हुकूमत ने कोई फौरी रिलीफ देना है आवाम को तो वो टैक्सेशन को बिलों से खत्म करे, वो सेल्स टैक्स भी खत्म करे और फिर ये भी खत्म करे। ये बड़ा अच्छा इन्होंने पॉइंट दिया। अब वो जो रिफॉर्म्स के हवाले से बात हो रही थी, डिजिटाइजेशन के हवाले से बात हो रही थी, वो प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा? क्योंकि जब ये ह्यूमन एरर कम हो जाएगा तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत आसान भी हो जाएंगी। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये इस वक्त कुछ दिनों पहले फेडरेशन में भी ये मीटिंग्स हुई थी, चैम्बर्स में भी हुई हैं, और हर जगह यही कहा जा रहा है कि देखिए हमारी जो कॉस्ट ऑफ पर यूनिट है वो 8 to 10 रुपीज़ है, और इसके अंदर ज़्यादातर जो हैं वो फिर टैक्सेस आ जाते हैं, कैपेसिटी सरचार्ज आ जाता है, दूसरी चीज़ आ जाती हैं जिससे इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। हमें किसी तरीके से अपनी कंजम्पशन बढ़ानी है क्योंकि वो जो ज़ाया हो रही है। मगर एक इसके अंदर चीज़ है कि जो फ्यूल से हम बिजली बना रहे हैं, अब ये आया है कि हम उनको बंद कर रहे हैं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा आ रही है कि वो हमारी एवरेज कॉस्ट को डिस्टर्ब कर रही है। साथ ही अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नया प्रोग्राम भी आया है कि तमाम ये खेती बाड़ी जो करते थे पहले, ये बड़ी महंगे लेते थे, उसको भी शमशीज के ऊपर लेके जा रहे हैं। अगर वो सही तौर पे हो जाता है। फिर चौथी अच्छी चीज़ ये हो रही है कि पाकिस्तान में सोलर बनाने के, अभी तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना ज़्यादातर सोलर की कुछ फैक्ट्रीज लग रही हैं, हमारे दोस्त यहाँ पे लगा रहे हैं। तो आने वाले वक्त में अगर हमारा सिर्फ ये खेती बाड़ी का जो पूरा है ये सोलर पे चला जाता है, ताकि ट्यूबवेल जो हैं जो पानी नीचे से निकालेंगे वो उस पर डिपेंड नहीं करेंगे महंगी बिजली के ऊपर, तो उससे भी हमारी काश्तकारी भी बढ़ जाएगी और उनकी कॉस्ट भी उसके अंदर कम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट काफ़ी इसके अंदर कर रही है। मगर मैं ये सोचता हूँ कि हुकूमत को एक ये प्रपोजल भी दिया गया कि ख़ास तौर पे वो यूनिट्स जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं उनके आप रेट को रिवाइज करें, और किया भी है इस बार। तकरीबन कोई एक 200 अरब का उनके लिए एक सब्सिडी दी जा रही है उन यूनिट के लिए जो कर रहे हैं, ताकि वो कम्पीट कर सकें दूसरे ममालिक के साथ। जी ठीक। तो मैं सोचता हूं कि अगर हम सिर्फ दो चीज़ों पे देखिए, सबसे बड़ी हमारा सेट फैक्टर ये है कि तरबेला और इसके बाद कोई बड़ा डैम हमने नहीं बनाया।
तो अगर हम एक आध डैम, और वो जो कालाबाग डैम था वो हमने सियासत की नजर हो गया, तो अगर हम किसी तरीके से अपना सस्ती बिजली को, जब महंगी बिजली का एवरेज बनाएंगे तो प्राइस उसके नीचे आएंगे, जब आएंगे तो कंजम्पशन भी उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी जरा IMF के वाले से बात कर लेते हैं कि हम अब $7 अरब के बेल आउट पैकेज पे जा रहे हैं, और हमने जो कबल अज वक्त कंडीशंस थी वो हमने सारी मीट भी कर ली, करेक्ट जी, हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में जो रिफॉर्म्स के हवाले से ये IMF का भी एक मुतालबा था। देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ा नागुज़ीर है कि हम इस बार नहीं जाएं, मगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बड़ा क्लियरली कह दिया है कि ये लास्ट प्रोग्राम होगा हमारा, और ये 3 साल का है और 7 अरब का है। और उनकी जो शुरू की जितनी भी कंडीशंस उन्होंने रखी थी, देखिए इस बार मैं आपके साथ एग्री करूंगा, रिस्पेक्टिव के मैं नोन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कि इस बार जो है एक सख्त बजट जो था वो पेश किया गया। उसकी वजह है कि जो आदमी जब पैसे देता है तो वही सोचता है कि ये पैसे किस तरह हम उसको वापस करेंगे। तो होपफुली जी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर आप देखेंगे कि उनका बोर्ड कर देगा, और जैसे ही आएगा, देखिए मे बी $7 बिलियन इज नॉट अ बिग अमाउंट, मगर जब एक बार हमें IMF की छतरी मिल जाती है शाजिया, तो हमारे पास दूसरे मालियाती इदारे हैं, खास तौर पे यूएई गवर्नमेंट, सऊदी गवर्नमेंट, उन्होंने पाकिस्तान को प्लेज किया है। शायद आपको याद होगा कि आर्मी चीफ साहब जब यूएई गए थे तो वहाँ कोई $10 बिलियन उन्होंने हमारे लिए रखे हुए हैं कि इंशाल्लाह वो पाकिस्तान को देंगे। और इस वक्त भी हमारे जो ज़खायर हैं, मतलब फॉरेन एक्सचेंज के, वो $9 बिलियन से चले गए। लास्ट ईयर हम $4 बिलियन के ऊपर उस पर खड़े थे। तो मईशत के अंदर बेहतरी आ रही है। सख्त फैसले जरूर हुकूमत ने किए हैं, बट आने वाला वक्त मैं सोचता हूँ कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बेहतरी आएगी। आप क्या समझ रहे हैं कि अब आएगा वक्त, अगस्त में आ रहा है, और दोबारा जो है वो हम तमाम चीज़ें होते हुए देखेंगे, लेकिन साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि गर्दिशी कर्जे में भी हमें तेज़ी नज़र आएगी, और दूसरी ये कि सख्त शराइत हैं IMF की, यानी आने वाले दिन जो है वो मुश्किल होंगे। लेकिन ये है कि ये ज़रूरी भी है, क्योंकि मैंने पहले भी बात की थी कि मईशत जिस बहरान से गुजर रही है उसके लिए सख्त फैसले लेने बहुत ज़रूरी हैं। शादिया, देखिए हम IMF में जाते क्यों हैं? IMF में हम इसलिए जाते हैं कि हमारे पास जो टैक्सेशन है, हमारे पास जो टैक्स वसूली है, वो हमारी जो GDP है उसके मुकाबले में बहुत कम है। हमारे पास जो गवर्नमेंट के अखराजात हैं उसको गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पाती, टैक्सों के जरिए उसको बड़े पैमाने पर कर्ज लेना पड़ता है। जब उसको कर्ज लेना पड़ता है तो उसके पास फिस्कल गुंजाइश नहीं रहती है किसी भी काम को करने के लिए। IMF आपको प्रोवाइड करता है कि स्पेस कि आप जो है इंटरनेशनल जो भी लेन देन है उसमें डिफॉल्ट ना करें, और उसके लिए IMF आपको मुख्तलिफ बेल आउट पैकेज देता है और कहता है कि आप जो है अपनी मईशत को ठीक करें और उसमें जो लूप होल्स हैं और जो लीकेजेस हैं उसको ठीक करें। देखिए, हमारे पास जो लूप होल्स हैं और लीकेजेस हैं उसको हमने ठीक नहीं किया है। हमने जो भी गुज़िश्ता 30-40 साल में इंडस्ट्री लगाई है वो फिनिश गुड इंडस्ट्री तो है, हम मगर वो सारी इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। इश्ताक बेग साहब भी गाड़ियों की मिसाल दे रहे हैं, फार्मास्यूटिकल की मिसाल ले लीजिए, पेट्रोकेमिकल की मिसाल ले लीजिए, ये तमाम मिसाल। तो हमें अपनी जो बेस इंडस्ट्री है उसको लगाना होगा, उसके लिए इंसेंटिव देना होगा, मिट्टी से हमें अपने आप को जोड़ना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, यकीनन बहुत मुश्किल वक्त है, कठिन फैसले करने पड़ रहे हैं जो कि शायद गैर मकबूल भी हैं, लेकिन वक्त ही ऐसा है, क्योंकि जब इलाज मर्ज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो उसका इलाज आसान भी नहीं होता और सस्ता भी नहीं होता। लेकिन हुकूमत को सोच विचार के साथ जो है वो तमाम इक़दामात लेने की ज़रूरत है। महंगाई की सबसे बड़ी वजह इस वक्त जो है वो होशरुबा बिजली के बिल के हवाले से कीमतें हैं। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।